नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले तो अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इतिहास में उस टॉपिक को संगम काल के नाम से जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इसके साथ ही साथ सभ्यता और संस्कृति पर हम लोग परिचर्चा की विस्तार पूर्वक। अब हम लोग दक्षिण भारत से अपनी क्लास को शुरू करेंगे और यहाँ की क्लास जो है संगम काल से प्रारंभ होगी। संगम काल के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद संगम काल के टाइम पीरियड में जो राजनीतिक पॉलिटिकल शक्तियाँ थीं, जैसे चोल, चेर, पांड्य, उन राजवंशों के बारे में बात करेंगे और फिर उत्तरोत्तर विकास के क्रम में दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख राजवंशों को इतिहास के कालखंड में परिचर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं और आप लोग कई बार इस टॉपिक के बारे में सुने भी होंगे। हालांकि थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ आपने पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको फोकस करेंगे और ध्यान दिलाएंगे जहां पर आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए, एक सारगर्भित क्लास आपके बीच में। सबसे पहले जिस किसी भी विद्यार्थी को इस क्लास के बारे में जानकारी लेनी हो, वह आप जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8010045904 पर मुझे मैसेज कर सकता है। बात अगर कोर्स की करें तो इतिहास एक समग्र अध्ययन के अंतर्गत जो है हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, लेकिन इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर, महत्वपूर्ण पार्ट पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। बात अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की करें तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल फीस 1199 रुपये, बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये क्लास की फीस है। वे स्टूडेंट्स जो 999 रुपये करने में भी सक्षम नहीं है, दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम है, तो 300 रुपये पर मंथ चार्ज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर क्लास है, धीरे धीरे अपनी क्लास चल रही है, लेकिन एक सरल सहज तरीके से अपनी क्लास है। आइए एक बेहतर कंटेंट के साथ जो है हम आपके बीच में अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अभी तक आपके जिन दोस्तों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो ज़रूर आप उनको सलाह दे सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बने। देखिए, एक बात आपके मन में लगातार आती होगी, कई सारे विद्यार्थी जुड़े भी हुए हैं, कई सारे विद्यार्थी यूट्यूब पर क्लास को भी देख रहे होंगे। आपको लगता है कि बार-बार बोला जाता है कि एडमिशन प्रोसेस को पूरा करिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। बट ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हमारी अपनी क्लासेस चल रही हैं, इतनी सहजता सरलता के साथ इतनी फीस में आपको कभी भी कोई क्लास नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो डाउनलोड माय एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शशांक आईएएस, उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है। तो आज ही जुड़ें और लोगों को जोड़ें। चलिए, संगम काल के बारे में हम आपसे विस्तार से पर चर्चा करते हैं। कई सारे जो है यहाँ पर फैक्ट हैं और उन फैक्ट को जोड़ करके उसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपके बीच में रखेंगे। सबसे पहले संगम के बारे में यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, उसको आप एक बार देख लें और फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन। ठीक है, यानी कि एक ऐसे काल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिस काल में लोगों का मिलन होगा। अब किन लोगों का मिलन होगा, उन लोगों के मिलन और किस प्रकार के वे लोग होंगे, उस पर तय होगा कि इस मिलन में क्या कुछ होने जा रहा है। अगर राजाओं का मिलन रण क्षेत्र में हो तो निश्चित रूप से युद्ध है। कवियों का मिलन अगर एक स्थल पर हो तो निश्चित रूप से साहित्य और महाकाव्य के विकास की बात है। तो कई सारी बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। संगम का तात्पर्य होता है मिलन, और कहा जाता है कि यह जो संगम था, यह किसी राजाओं के मिलन स्थल की बात नहीं है, यह कवियों का मिलन था। दक्षिण भारत के तमिल कवियों का मिलन था और उनके मिलन को संगम के रूप में जाना गया। अब अगर प्रश्न बनता है यह मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो आपको उस पर डिटेल में जानकारी मिलेगी। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था। यानी कि ये जो मिलन था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र था, वहीं पर इन लोगों का मिलन स्थल बना, तमिल कवियों का। संगम शब्द कवियों के समागम का साथ आने का स्थल से है। परंपरागत रूप से एक के पश्चात तीन संगम आयोजित हुए, यानी कि एक लंबे समय के बीच में तीन ऐसे महत्वपूर्ण अवसर हुए जिनमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में तमिल कवियों का समागम हुआ।
तो इस तरह से 3 बार के समागम को 3 प्रमुख संगम के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि चोल, चेर, पांड्य इन सभी राजाओं का संरक्षण इन कवियों को मिला, क्योंकि जब ये कवि बहुत बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके देख रेख के लिए, उनकी खान पान के लिए और अन्य कई तरह की व्यवस्थाओं के लिए किसी एक राज परिवार की ही जरूरत पड़ेगी। तो उस समय में 3 प्रमुख राजवंश हुआ करते थे, चोल, चेर, पांड्य। मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान देंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से बातें थोड़ी सी समझ में आएंगी। आपको पता है कि जो केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चेर राजवंश का शासन था, चेर वंश का। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बेल्ट है, ये चोल राजवंश का शासन यहाँ पर, और ये जो बेल्ट है यहाँ पर पांड्य राजवंश के शासकों का शासन होगा। ठीक है, तो जिस समय इन राजवंश के लोग शासन कर रहे थे, उन्हीं शासन काल के दौरान आप देखेंगे कि कवियों को आश्रय दिया गया और साहित्य के क्षेत्र में भी विकास को देखा गया। हालांकि तमिल कवियों को सबसे अधिक संरक्षण अगर किसी ने दिया तो पांड्य शासकों ने दिया, और सबसे अधिक क्या, तीनों संगम में संरक्षण पांड्य शासकों के द्वारा ही दिया गया था। तो यहाँ पर पांड्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। खैर, हम राजनीतिक, जब संगम काल में राजनीतिक जीवन पर परिचर्चा करेंगे तब चोल, चेर, पांड्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी संगम काल पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम उन कवियों के बारे में बात करेंगे जिनका 3 बार समागम हुआ, और उसके बाद उन तीनों बार के समागम में किन किन साहित्यों की रचना हुई, कौन कौन से साहित्य थे, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपको यहाँ पर दिया गया कि 3 संगम मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो तीनों संगम हुआ उसमें संरक्षण किसने दिया, तो पांड्य शासकों ने दिया। ठीक है, और तीनों संगम जो हुआ उनमें से आप देखेंगे कि मदुरई में हुआ और कावेरी पट्टनम में हुआ, सॉरी कपाटपुरम में हुआ। तो 2 संगम मदुरई में होगा, एक संगम कपाटपुरम में होगा। तीनों संगम पांड्य शासकों के ही देखरेख में होंगे। एक बार प्रश्न आया कमीशन में कि सबसे अधिक संगम किस स्थान पर हुआ, तो चूंकि 2 संगम मदुरई यानी कि मदुरा में हुआ और एक कपाटपुरम में हुआ, तो सबसे अधिक फिर मदुरा हो जाएगा। कई सारी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। खैर चलिए, संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के जो तीनों राज्य चोल, चेर, पांड्य, इनकी संस्कृतियों का वर्णन किया गया है। इन राजवंश के, इन शासकों की संस्कृतियों का वर्णन तीनों संगम में हुआ है। अच्छा, एक शब्द आता है, कई बार हमारे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, एक शब्द सुदूर दक्षिण। देखिए, सुदूर दक्षिण का मतलब, जैसे अगर आप इस मैप को देख रहे हैं, यहां पर इस मैप को, तो जो दक्षिणतम बिंदु होता है, लास्ट का जो पॉइंट है, उसको सुदूर बोलते हैं, बहुत दूर। दक्षिण तो आप देखेंगे नर्मदा के ठीक बाद दक्षिण तो शुरू हो जाता है, या विंध्य पर्वत की श्रृंखला के नीचे आप चले जाएंगे, दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। लेकिन सुदूर दक्षिण का तात्पर्य होता है एकदम दक्षिण की तरफ आप चले जाएं। तो सुदूर दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य इन राजवंशों का शासन था, जिनकी संस्कृतियों का वर्णन तमिल कवियों ने बखूबी अपने साहित्यों में किया। तो यहाँ पर तो हम इस बात को जरूर समझ पा रहे होंगे कि हमारे विद्यार्थियों को ये क्लास समझ में आ रही होगी। निरंतर आपके बीच में क्लासेस आ रही हैं, हमारी आपकी सबकी मेहनत आपके बीच में जरूर रंग लाएगी। लगातार परीक्षाएं भी हो रही हैं। अगर जो परीक्षाएं हाल फिलहाल में हो रही हैं, हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या कम बने, क्योंकि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, लेकिन जल्दी आप बेहतर कर ले जाएंगे। संगम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। संगम समझ गए कि तमिल कवियों का समागम 3 बार एक लंबे अंतराल के बाद हुआ और लंबे समय तक हुआ। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मेगास्थनीज क्या कहता है भाई? मेगास्थनीज के अनुसार पांड राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था तथा यहाँ का शासन एक स्त्री के हाथों में था। खैर, अब यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि जो पांड राज्य हुआ करते थे, जब हम पांड राजवंशों के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम खुल करके बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको भी यहाँ पर लेकर के चलना है। मेगास्थनीज कहता है कि जो पांड्य राज थे, ठीक है, वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। ये प्रश्न आप देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत महत्वपूर्ण है कि पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। और उसने क्या कहा भाई? उसने कहा कि जो पांड्य राज्य है वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक बात आपको याद होगा, जब आप अशोक के अभिलेख को देखे होंगे, जो 14 शिलालेख जिस पर हम लोगों ने परिचर्चा की थी पिछली क्लास में, मौर्यकालीन क्लास में, तो उसमें दूसरे जो शिलालेख हैं उसमें
जो अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए हैं उनमें आपको याद होगा कि उसमें चोल, चेर और सतीय पुत्र, ठीक है, इन राज्यों चोल, चेर, पांडे और सतीय पुत्र, इन राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। यह भी कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 8वीं सदी में इरेनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन है। खैर कोई विशेष जानकारी लेने की यहाँ जरूरत नहीं, बट ये तीनों पॉइंट्स आपको समझना है। कहने का मतलब मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करूं, जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल अपने अस्तित्व में था, उसी समय दक्षिण भारत में उसके पैरेलल चोल, चेर, पांडे, इन राजवंशों का जीवन और इनके राजनीतिक जीवन का अभ्युदय हो रहा था। तो आप इसको समझेंगे, एक तरफ उत्तर भारत में मौर्य मौर्योत्तर काल, दूसरे दक्षिण भारत में आप देखेंगे जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में विशेष करके आप देखेंगे कि संगम काल यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं दक्षिण भारत में। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब जो संगम आयोजित हुए, 3 संगम हुए, इन तीनों संगमों से प्रश्न बनता है। तो पहला संगम आप देखिए, प्रथम संगम जो आयोजन हुआ कहां पर हुआ? मदुरई में हुआ। ये पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगत्यार या अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि। ये वही अगस्त ऋषि हैं जब एक बार क्रोधित होकर के सागर के पूरे जल को इन्होंने पी लिया था। अब इनकी क्षमता कैसी थी अभी अगस्त ऋषि ही जानेंगे, लेकिन सभी महासागरों के जल को इन्होंने पी लिया था। कहा जाता है कि उत्तर भारत में जो आर्य सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति, उसको दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है अगस्त ऋषि को ही जाता है। तो यहां पर आप इस चीज को लिख लीजिए कि वैदिक संस्कृति का वैदिक संस्कृति का या आर्य संस्कृति, बात एक ही है, का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार का श्रेय, प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न बना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई बार ये परीक्षा में प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अगस्त ऋषि को दिया जाता है। अब प्रथम संगम में विद्वान कौन कौन से थे यहाँ पर लिखा हुआ है, बट कोई जरूरी नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रथम संगम में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ प्रथम संगम का है या प्रथम संगम कालीन ग्रंथ इनमें से कौन है, और उसमें 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम संगम में जो भी साहित्य ग्रंथ थे वह उपलब्ध नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो प्रथम संगम के दौरान जो भी साहित्यिक रचनाएं हुई थी वह उपलब्ध नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम संगम से 2-3 बातें, अध्यक्ष कौन था और कहां पर इसका आयोजन हुआ। अच्छा, इसको आश्रय किसने दिया था? तो पांड्य शासकों ने आश्रय दिया, इस चीज को ध्यान रखना है। आइए दूसरे संगम के बारे में, द्वितीय संगम के बारे में हम बात करते हैं। द्वितीय संगम का आयोजन स्थल कौन सा है? कपाटपुरम। ठीक है, ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को, जिन जिन पॉइंट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं और बताते हैं उसको आपको गंभीरता से लेना होता है। तो द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अगस्त ऋषि इसके ही अध्यक्ष हैं। बाद में अगस्त ऋषि के शिष्य थे तोलक्का पीएम, ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता की थी। कहा जाता है कि द्वितीय संगम की महत्वपूर्ण साहित्यिक पर अगर परिचर्चा की जाए तो द्वितीय संगम का एकमात्र महत्वपूर्ण साहित्य हो सकता है तमिल व्याकरण ग्रंथ, यही अवेलेबल है, तमिल व्याकरण ग्रंथ, जो कि अगस्त ऋषि के शिष्य तोलक्का पीयम द्वारा इसकी रचना हुई थी और जिसका नाम है तोलक्का पियर। तो तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्का पियर की रचना, सॉरी, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्का पीयम की रचना, ठीक है, तोलक्का पियर के द्वारा की गई। तो थोड़ा सा यहां पर नाम में मिस्टेक है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो तोलक्का पीयम तमिल व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना तोलक्का पियर द्वारा की गई और यह तमिल भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है। तमिल भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ, पहला व्याकरण ग्रंथ। तो इसको आपको भी ध्यान देना है कि सेकंड संगम के दौरान जो एक व्याकरण ग्रंथ आपको अवेलेबल है
वह है तोलकाप्पियम, जिसको तोलकाप्पियर द्वारा जिसकी रचना हुई है अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। ठीक है, बाकी यहां से कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है और ना तो आपको याद करना है, भले हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। हालांकि अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे याद कर लेना चाहिए, तो याद कर लीजिए, बट परेशान नहीं होना है। तीसरे संगम के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तीसरे संगम के अध्यक्ष नक्कीरर हैं। स्थान तीसरा संगम कहां हुआ था? मदुरई में। किन राजवंश के शासकों ने इनको आश्रय दिया? पांडे। तो देखिए, पांड राजवंश के शासकों ने तृतीय संगम को और दूसरे संगम को भी पांड राजवंश के शासकों ने दिया था और पहले को भी पांड राजवंश के शासकों ने दिया था। तो तीनों में पांड राजवंश के शासकों का योगदान है। ठीक है, कहा जाता है कि तृतीय संगम के जो मतलब ग्रंथ हैं, वह मतलब तृतीय संगम के कई सारे ग्रंथ पाए गए, कई सारे ग्रंथ पाए गए। तो यहां पर उन ग्रंथों का नाम दिया हुआ है। देखिए, एक ग्रंथ है पतत्तु पपात्तु, ठीक है, इसके बाद इतत्तु तो गई, और तीसरा है पदिनेन कील करंकु। तो आपको तृतीय संगम में विशेष करके अगर हम बात करें ग्रंथ की, तो पतत्तु पपात्तु, इतत्तु थोक्कई और पदिनेन कील कणंकु, ये ग्रंथ हैं जो तृतीय संगम काल के दौरान इनकी रचना हुई। अब बाकी पतत्तु पपात जो कि 10 ग्राम काव्य में है, इसको कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, पतत्तु पपातु इतत्तु थोक्कई पदिनेन कील कलंकु। देखो, अगर नहीं याद होगा तो तुम लोग पतातु इतत्तु इन सब चीजों को याद रखना, जहां पर थू था आए समझ जाना कि वो तृतीय संगम का कोई साहित्य है, तो इसको याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा संगम साहित्य में आप देखेंगे जो तीनों संगम हुए उसमें से और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए, इसको याद रख लेना है। संगम साहित्य के ग्रंथ वर्तमान समय में साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी, ठीक है, तिरुवन्नवेली द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं मुख्यतः प्रेम संबंधी हैं। देखिए, यहां पर हम आपको बता दें, विशेष करके जो तमिल साहित्य है और तमिल संगम काल में जो साहित्य है वो तमिल साहित्य, और संगम काल के दौरान महाकाव्य भी लिखे गए। जैसे महाकाव्य देखा जाए तो सबसे बड़े महाकाव्य में रामायण और महाभारत की बात होती है, लेकिन जो उत्तर भारत के संदर्भ में है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, संगम काल में साहित्य के अलावा करीब 5 प्रमुख महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेश। इनमें से अधिकांश महाकाव्यों की कथा वस्तु की अगर बात की जाए तो प्रेम पर आधारित है। ठीक है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, ये सब प्रेम पर आधारित है। लेकिन इसमें प्रेम के अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातों का जो है जिक्र किया गया है। तो कई बार ये पूछा जाता है जो तमिल काव्य है उनकी कविताएं मुख्यतः किस पर आश्रित हैं, उनमें क्या कुछ बातें हैं, तो प्रेम संबंधी बातें। फिर साहित्य में तो प्रेम संबंधी बातें न के बराबर मिलेंगी, मतलब जो व्याकरण वगैरह है, लेकिन जो महाकाव्य है उसमें प्रेम की बातें मिलेंगी। तो अभी तो हम लोग इतत्तु थोक्कई पतत्तु पपात्तु पदरेन कील कनंकु ये सब तो साहित्य की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग महाकाव्य की भी बात करेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रथम प्रमुख संगम ग्रंथ में जो महाकाव्य हैं वह कौन कौन से हैं। देखिए, 5 महाकाव्य हैं। ठीक है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेशी। उस पर हम बात करें उससे पहले तोलकाप्पियम जो व्याकरण ग्रंथ है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आपको बता दिया था, लेकिन देखिए, यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। हमने इसको आपको डिक्टेट किया। इसके लेखक तोलकाप्पियर हैं, इसको भी हमने बताया, जो अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण ग्रंथ के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी दी गई है। अच्छा, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? यही मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। तो तुलक्कापियम के बारे में ये बातें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए, संगम काल में जो साहित्य रहे उनमें देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्लास नहीं है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ये क्लास चल रही है, जिसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल के अकॉर्डिंग भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जीएस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। आपको उन्हीं पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना होगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब कोई भी चीज़ अनावश्यक नहीं है, लेकिन जीएस के अकॉर्डिंग ही देखना है, उससे हट करके नहीं देखना है।
तो यहाँ पर देखिए आप, एतत्तु थोक्कई एक साहित्य है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें, यह एक संग्रह ग्रंथ है जिसमें तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि एतत्तु थोक्कई यह क्या है, यह जो है साहित्य है जिसमें तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। अब इसमें 8 संग्रह कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको नहीं याद करना है, ठीक है, यह ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो नड़िन्नई, कुरुंथोक्कई, एन कुरुन्नूर, ठीक है, और भी पदित्र पपत्तु, इसके बाद परिपादल, ये सब नाम दिए गए हैं। लेकिन देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इच्छा होगी तो याद कर लेना, बट बहुत जरूरी नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। छठा है कलिथोक्कई, अहनान नरु, ठीक है, पुरनान नरु। तो ये सब अष्ट संग्रह के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें कोई विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं उस पर वही मैं विशेष बात भी नहीं करूंगा क्योंकि वह जरूरत से बाहर है। अगला साहित्य है पतत्थु पपात्तु, ठीक है, अथवा 10 गीत। देखिए इन सब चीजों को तो आपको याद रखना है। देखिए पतत्थु पपात्तु एक लाइन यहाँ पर, और ये पॉइंट एतत्थु थोक्कई, यह प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके नाम को आपको याद रखना है। आपके ऑप्शन में यही नाम दिया रहेगा, बाकी इसके अंदर 8 ग्रंथ कौन कौन से हैं या फिर जो है 10 गीत पतत्तु पपात्तु में कौन कौन से हैं उसके बारे में नहीं। अब इसमें जो लाइन दिया हुआ है पतत्तु पपात की, यह तृतीय संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ है। यह चेर राजाओं की कहानी कहते हैं, यानी कि पतत्थु पपात्तु में चेर राजाओं की कहानी, उनके जीवन, उनके शासक, उस समय की दशा दिशा सब पर बात की गई। बस कितना आपको समझना है कि पतत्थु पपात्तु में जो है चेर राजाओं की कहानी है, इतना आपको समझना है, ठीक है। और इसमें फिर कई सारे अन्य साहित्य हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको भी पढ़ने में कठिनाई होगी, हमें भी पढ़ने में कठिनाई होगी, इसलिए आप भी बच रहे हैं, हम भी बच रहे हैं, इसका कोई विशेष मतलब भी नहीं बन रहा है, ठीक है। ये सब नाम है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। और जो है, बट याद ना हो तो परेशान मत होना कि नहीं सर अब याद नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। फिर भी यहाँ पर एक बार देख लें, मैं इन सब के नामों को एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। पहला है पतत्तु पपात्तु में त्रुमुस्कात्रुपपत्तई, इसकी रचना नक्कीरर ने की थी। इसमें तमिल देवता मुरुगन, ठीक है, मुरुगन यानी कि कार्तिकेय अथवा सुब्रमण्यम से संबंधित गीत है। अब आपको इतना याद कर लेना है कि पतत्थु पपात्तु में मुरुगन से संबंधित गीत के बारे में परिचर्चा है। मुरुगन को ही कार्तिकेय कहा जाता है, ठीक है, प्रतीक मुर्गा होता है, ठीक है, इन्हीं को सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है निडल नलवाडई, यह भी नक्कीरर की रचना है। इसमें युद्ध तथा पति वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है, युद्ध और उसमें पति वियोग का चित्रण। नेक्स्ट है पेरुमंद त्रुपत्तई, इसकी रचना रुद्र कर्नानार ने की थी। इसमें कांची के शासक तोंडईमान इलंडरेयन का वर्णन है। दक्षिण भारत के राजनीतिक भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा ये लाइन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी कठिन शब्दों को जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पतिन्न पपालई, इसकी रचना रुद्र नक्कन्नार ने की थी। इस ग्रंथ में प्रेम गीत संग्रहित है, ठीक है। इसमें चोल बंदरगाह पुहार, जिसे कावेरीपत्तनम के रूप में जाना जाता है, तथा तमिल क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। इसमें कवि ने योद्धा के समरभूमि में जाने की इच्छा तथा प्रेसी के आकर्षण के अंतर्द्वंद का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। इसकी कहानी अश्वघोष की बुद्ध चरित्र से मिलती है। इस कृति से प्रभावित होकर चोल शासक करिकाल ने लेखक को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी थी। खैर मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो, जरूरी है। अगला है, ठीक है, पुण्य रात्रुपद्यई, इसकी रचना कन्निवार कवि ने की थी। मदुरई कांची, इसकी रचना भी मरुदनार ने की थी। सिरुपानात्रुपद्यई, इसकी रचना नथनार ने की थी। मुल्लई पपात्तु, इसकी रचना नपत्थुनार ने की थी, ठीक है। कुरुंजी पपात्तु, इसकी रचना कपिलार ने की थी। मलिपदु कादाम, इसकी रचना कौशिक नार ने की थी। अच्छा हमारे कुछ विद्यार्थी इतने मजबूत हैं कि वो कहेंगे नहीं हम पूरा याद करके दिखाएंगे। तो अगर ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसको पूरा नाम याद हो जाए, भाई हमें तो आज तक नहीं याद हो पाया, हम तो देख के ही पढ़ रहे हैं, हमें नहीं याद हो पाया, लेकिन आप में से कोई ऐसा कलाकार हो जिसको याद हो जाए तो जरूर मुझे मैसेज करके बताइए, गुरुजी हमको याद हो गया है, पूछ लीजिए।
और अगर आपको याद हो जाता है तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और एक उत्तम कोटि का गिफ्ट। अब गिफ्ट में आप अपनी शिक्षा जगत से ही जो है बातों को समझ सकते हैं, उसी से रिलेटेड आपको उपहार और पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है पदिनीन कील कड़ंकु। यह तृतीय संगम का तीसरा संग्रह ग्रंथ है। इसमें सदाचार परक 18 गीत लिखे गए हैं। तो 18 गीत लिखे गए हैं पदिनीन कील कड़ंकु में, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब इसमें नल दियर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसमें श्रेष्ठ आचार संबंधी कविताएं हैं। और इसके बाद नन्न मणि कद्दकई, इस रचना नागनार ने की है। इस ग्रंथ में धन वैभव की विशिष्टता पर जोर दिया गया है। कारनार पथु, इसमें वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। कल्ली वल्ली नारपथु, इसमें चीर शासक कड़ी काल इरुमम पोर्रई तथा चूल शासक सेन गढ़, क्या नाम है भाई, सेन गढ़ान के मध्य हुए संघर्ष था, चूल शासक की विजेता चीर शासक के बंदी बनाए जाने का उल्लेख है। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है। ठीक है। इनई वन्नार पथु, इसके बाद इनन्नार पथु, एतिनमबुधु, तिनई मोल यमबुधु। ठीक है। एन तीन इन लपाद, तीनई मालिन रुमदु। ये सब क्या है, परेशान नहीं होना है। बस आपको जो ऊपर की हेडिंग है बेटा उसी को ध्यान रखना। मैं इसलिए इसको लिख दिया हूं ताकि आप में से कई लोग इसको भी नोट्स बना करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, बट नहीं, ऑप्शनल में भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक कुरल भी है। इसमें अष्टादश लघु उपदेश गीत का 11वां गीत का 11वां संग्रह कुरल है। सब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, छोड़िए आप लोग। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें एलादी है, 4 वेदों का सार मिलता है। ठीक है। शिरु पंचकलम है, यह ग्रंथ औषधियों से संबंधित है। इन सब पॉइंट्स को मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसलिए इसमें लेकर के आया कि ताकि आप लोग अलग से जो नोट्स बनाते हैं उसमें इस प्रकार की चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं, बस की पॉइंट लिखिए, की पॉइंट वहां पर ध्यान देना है। ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे आप चाहें तो नोट्स देख सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है संगम युग के महाकाव्य। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने जिन सब चीजों को पढ़ा वो संगम साहित्य है, लेकिन अब संगम महाकाव्य। संगम काल में कुल 5 महाकाव्य की रचना हुई। जैसे उत्तर भारत में प्रमुख महाकाव्य में रामायण और महाभारत, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। ठीक है। वैसे दक्षिण भारत में 5 महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेश। और इन पांचों महाभारत महाकाव्य की अगर मैं बात करूं, इनमें से अधिकांश महाकाव्य जो है प्रेम पर आधारित हैं। उनकी कथा वस्तु प्रेम और विरह है। जिनमें शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई यह एक बहुत इंपॉर्टेंट महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो आप देखिए इनमें क्या क्या है, इनके रचनाकार कौन है, क्या कुछ बातें इसमें अभिहित की गई हैं, वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पांचों का, शिल्पाधिकारम नंबर 1, मणिमेखलई नंबर 2, जीवक चिंतामणि नंबर 3, वलयपति 4 और कुंडलकेश 5। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनमें प्रथम 3 ही उपलब्ध है। अब कहा जाता है कि जो 3 है, ठीक है, नंबर 1, 2 और 3 यही उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि ये ग्रंथ संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते तथापि इनमें से तत्कालीन जनजीवन के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन, एक संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, मतलब कि संगम साहित्य की रचना तमिल कवियों के समय में हुई, लेकिन उसके बाद इन महाकाव्यों की रचना हुई। तो इसको आपको यहाँ पर समझना है। कहा जाता है कि इन महाकाव्यों के रचना काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब इन महाकाव्यों की रचना हुई, कवियों ने अपने भाव अभिव्यक्त की, तात्कालिक दशा और दिशा का वर्णन किया, राजाओं की कहानी, उनके समय में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सब का वर्णन किया इन महाकाव्यों में। हालांकि प्रेम पर आधारित अधिक ये महाकाव्य है, तो इसलिए इसको जो है तमिल साहित्य का स्वर्णयुग के रूप में जान लिया जाता है इन महाकाव्यों की रचना के कारण। अब यहाँ पर पहले रचना शिल्पाधिकारम, इसमें नुपुर की कहानी है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कहानी इसलिए आपको नहीं बताऊंगा कि वो अनावश्यक विस्तार हो जाएगा। कई बार हम क्लास में अनाउंस कर चुके हैं आपके इस ऑनलाइन क्लास में कि एक स्टोरी लेकर के मैं आऊँगा, और अभी नहीं, अभी कुछ समय, उसमें 1 महीने भी लग सकते हैं, और उसमें सारे महाकाव्यों की, सारी पर्सनालिटीज़ की अलग से सीरीज चलेगी। उसमें आपको वहाँ पर उस चीज़ को सुनने समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो शिल्पाधिकारम, इसके लेखक इलांगो आदिगल हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और आप इसको याद कर लेंगे। जहां पर जिस चीज को मैं बोलता हूं भाई उसको आपको याद करना ही है, इस बात को समझना है। इसमें चेर शासक सेनुगुट्टवन के भाई की कहानी है। इसका लेखक जैन माना जाता है। इसका नायक कोवलन
एक व्यवसायी तथा नायिका कड़ग्गी एक व्यापारी की कन्या है। कहा जाता है कि कोलन और कड़ग्गी में प्रेम हो जाता है, ठीक है? और उससे रिलेटेड ये कहानी है। इसकी कथा कावेरी पत्तनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोलन बाद में माधवी नामक वेश्या से प्रेम करने लगता है। पहले नायिका कड़ग्गी है, लेकिन बाद में वह एक वेश्या से प्रेम करने लगता है और उसी में फिर कई सारे उतार-चढ़ाव होते हैं। बहुत उतार-चढ़ाव के बाद कोलन को पांड्य शासक नेडुं-जलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो कुछ इसमें अलग स्टोरी है जिसको मैं फिर कभी बताऊँगा, बट इतना समझिएगा कि शिल्पाधिकारम प्रेम आधारित महाकाव्य है, जिसके लेखक इलांगो आदिगल हैं। ये पॉइंट जानना है। दूसरा, इसका नायक कोलन एक व्यवसायी नायिका खड़गी से प्रेम करता है। इस स्टोरी को तो बाद में, लेकिन इस दोनों पॉइंट्स को आपको जानना जरूरी है, लेखक और महाकाव्य। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि कड़ग्गी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेडुं-जलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कड़ग्गी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला तथा चेर राज्य में चली गई। वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का एलिड कहा जाता है। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप भी नाराज हो जाएंगे। देखिए, कहानी थोड़ी सी कुछ इस बात की है। कहा जाता है कि एक व्यवसायी होता है कोयलन, और नायिका जो कड़ग्गी होती है, उनका ब्याह होता है। कहा जाता है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय के बाद कोलन एक दूसरे देश में जाता है व्यापार करने। तो पति जब व्यापार करने जा रहा होता है, तो कड़ग्गी जो होती है, वह उसको एक पायल कहीं पर अन्य जो है, क्या कहते हैं, जो भी आप समझ लीजिए कि कंगन कहीं पर उल्लेख है, कहीं पर पायल का उल्लेख है, कि अगर विपरीत समय आए तो आप इन बहुमूल्य धातुओं को आप बेच करके जो है व्यापार बिजनेस में लगा सकते हैं। कोलन जाता है और कहा जाता है कि उस राज्य में वह था, और उस राज्य में जब व्यापार बिजनेस को करता है, तो स्थिति उसकी ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर वह काफ़ी मतलब परेशान हो जाता है। तो उस पायल को एक सुनार स्वर्णकार के वहाँ गिरवी रख देता है और कुछ पैसे प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि जो पायल वह गिरवी रखता है, उसी प्रकार की पायल, एक ही पायल, उस राज्य की रानी की पायल गायब हो जाती है। तो रानी का जो पायल था, वह गायब, उसको किसी ने चुरा लिया था। लेकिन ठीक उसी तरीके से दिखता हुआ पायल कोलन जाकर के एक स्वर्णकार के वहाँ बेचता है। बाद में जब नगर में इस प्रकार के मैसेज कर दिए जाते हैं कि रानी का पायल गायब हो गया है, जो भी मतलब जिसको भी प्राप्त होगा या जो कोई भी इसके बारे में बताएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो स्वर्णकार ने इनाम के उसमें जो है जाकर के बताता है। अब जो जिस पायल को कोलन ने बेचा था, संयोग से कि उसकी पत्नी का पायल और रानी का पायल एक जैसा था। तो वहां पर कहानी ऐसे बनती है कि फिर इसको चोर साबित कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि इसमें जो है भाई इसको फांसी की सजा होती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, इसी बीच इसी दौरान कोलन जब व्यापार बिजनेस कर रहा होता है, तो वहां पर एक माधवी नाम की एक वेश्या होती है, जिससे वो प्रेम करने लगता है। ठीक है, तो खैर ये तो ये अलग राह में चले गए थे, लेकिन जब ऐसी बात होती है, इनको फांसी की सजा हो जाती है, और इसकी सूचना जब कड़ग्गी को प्राप्त होती है, तो कड़ग्गी आती है अपने पति को मतलब ईमानदार दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, और वह उसी जो पायल उसके पास आता है, उस पायल को दिखाती है। तो जब उस पायल को उसने दिखाया, तो देखिए रानी के पास तो दूसरा वाला पायल पहुंच गया था, लेकिन जब इसने भी दिखाया, तो ये बात हो गई कि भाई ये तो इसका भी पायल हो सकता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो वहाँ का शासक था, ठीक है, पांड्य शासक नेडुं-जलियन द्वारा जब फांसी दी जाती है, तो वह जो शासक होता है, वह शासक बहुत ग्लानि महसूस करता है, और खुद जो है कहा जाता है कि आत्मग्लानि से वह मर जाता है। लेकिन वह मरे उससे पहले आप देखेंगे कड़ग्गी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेडुं-जलियन आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही उसको मृत्यु प्राप्त हो जाता है, और कड़ग्गी क्रोध में आ जाती है और पूरे मदुरा को जला देने के लिए वह श्राप देती है। फिर वहां से वह चेर राज्य में चली जाती है। ठीक है, यानी कि पांड्य राज से चेर राज्य में चली जाती है, और वहीं उसी पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का एलियड माना जाता है। हमने आपसे बताया भी था कि इस महाकाव्य के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया, बट इस प्रेम कथा को बहुत रुचिकर तरीके से बताएंगे। हाँ, इसको जरूर याद रखना कि इसको तमिल साहित्य का एलियड माना जाता है। इसके अलावा मणिमेखलई, तो मणिमेखलई मणियों से युक्त कंगन इसका नाम है। इसके लेखक बौद्ध अन्य व्यापारी शीतली सतनार माने जाते हैं, और इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है। इसकी कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां से शिल्पाधिकारम की कथा समाप्त होती है।
कहा जाता है इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखलई है, जो कोलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। ये माधवी कौन है? जिससे कोलन, यह एक वेश्या थी जिससे कोलन ने प्रेम किया था, और उससे उत्पन्न एक संतान जो मणिमेखलई है। अब इसकी प्रेम कहानी यहाँ पर चलने लगती है, ठीक है, जो काफी उतार चढ़ाव के बाद इसकी नायिका मणिमेखलई होती है और बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाती है। इसे भी तमिल साहित्य का ओडिसी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओडिसी के रूप में दो बातें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ, ठीक क्लियर है, इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है, ठीक है, मणिमेखलई को। और इसे तमिल शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जीवक चिंतामणि, इसके बारे में, इसके लेखक जैन सन्यासी और कवि तिरुतक देवर को माना जाता है। इसका लेखक संभवतः चोल राजकुमार था। कहा जाता है कि यह जो है संभवतः चोल राजकुमार थे, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर तिरुतक देवर को माना। इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नायक जीवक अपनी पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। भाई, इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक कहा गया। अब एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें नायक जो होता है वो अपने पराक्रम द्वारा, कौन सा पराक्रम वो दिखाया नायक ही जानता है। भाई, राजाओं को पराजित किया होगा और 8 रानियों से विवाह करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया। अब ये तो उस नायक से मिलना जरूरी है कि आजकल के समय में एक रानी से विवाह करने के बाद भी कई सारे जिम्मेदारियों को और समस्याओं को देखना पड़ता है, लेकिन 8 रानियों के साथ आनंद पूर्वक जीवन कैसे व्यतीत कर लिए, यह तो उसको पकड़ना जरूरी है, ठीक है, उस नायक को। लेकिन बाद में भिक्षु बन गए, जैन भिक्षु, तो आप समझ सकते हैं कि बाद में क्या हुआ होगा। अब देखिए, पिलंगडाई, इसका लेखक कोंगे लेविर जैन है। यह भी ग्रंथ है। इस महान काव्य में कौशाम्बी के प्रसिद्ध राजा उदयन के पुत्र नाखन दत्त के शासक कार्यों की कथा है। शूलामणि, इसके रचयिता जैन लेखक तोलामोली थे। ये अन्य सब महाकाव्य हैं, ठीक है। इस काव्य की गणना तमिल साहित्य के 5 लघु काव्यों में होती है। वैसे आपको सिर्फ इधर ध्यान देना है। और इससे पहले तो यहाँ तक की जो बातें रही हैं तमिल साहित्य से संबंधित, इसको आप सभी लोगों ने देखा। और इसके बाद हम लोग चोल चेर पांडे जो राजवंश हैं, जैसे संगम काल के दौरान आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मैंने आपको फिर बताया था कि यहाँ पर चेर वंश, यहाँ पर पांडे वंश और यहाँ पर चोल वंश, इन लोगों के समय के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस पर बात हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और कौन सा है भाई, सांस्कृतिक। इस पर हम लोग पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग संगम साहित्य पर बात की। तो जितने सारे पॉइंट्स पर हम आपसे बात किए हैं उसको आप जरूर पॉइंट आउट कर लेंगे और अच्छे से याद करेंगे। बेहतर करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास बहुत ही सहज और सरल तरह से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका हिस्ट्री मेंटर शशांक पाठक। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।